हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, चैनल को शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो बच्चों, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हम तैयार हो चुके हैं। आपके साथ हमने शुरू कर दिया है। आपके बिहार बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, हम लोग उसका रिवीजन शुरू कर चुके हैं और करेंगे भी और आगे भी करते रहेंगे। तो बच्चों, आप हमें इसी तरह प्यार देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, आपके लिए 50% ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि आधा यानी आप उसमें 50 मार्क्स का यदि सही चाहे तो आसानी से सही में बना सकते हैं और 50% मार्क्स तो आपको 10 मिनट में आ सकता है, यदि आप अच्छे से रंग दे यानी सही सही रंग दे तो बच्चों, मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लेके आया हूँ और साथ में सब्जेक्टिव का भी। तो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी आ चुका है। आप उस पर जाके टेस्ट सभी विषय का दे सकते हैं, अपना मार्क्स देख सकते हैं कि हमें कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में आता है। तो बच्चों, आप अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ में एक चीज़ और कि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 96611123 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ में आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर हाई लिख करके भेजिए। हम आपको उस पर एक लिंक देंगे जो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि हम जब भी क्लास लेंगे, एक तो आपको नोटिफिकेशन और लिंक मिल जाएगा और साथ में हम कोई भी पीडीएफ डालेंगे तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी सीरीज में हिंदी आपका गोधली गोधली जो बुक है, उनका तीसरा चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। BVI ऑब्जेक्टिव। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा इस चैप्टर से। आप मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तीसरा चैप्टर है हिंदी का, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हैकर्स क्या थे। हैकर्स क्या थे? तो ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हैकर्स के कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। यदि कभी एग्जाम में आ जाए हैकर्स कौन थे, तो आप समझ जाइएगा कि चैप्टर 3 का यह क्वेश्चन है और उनका आंसर क्या होगा। हैकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो बच्चों, ये 18 वर्ष में। ठीक है, मैक्स मूलर जो कि विदेशी थे, तो जर्मनी के थे, तो ये क्या थे, ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे और ये कितने वर्ष में शुरू किए? 18 वर्ष में। यदि आपको ये 18 वर्ष याद नहीं रहे, तो जैसे हमारे देश में वोट डालने का कम से कम उम्र है 18 साल, तो यदि समझिएगा कि जितना साल में हम लोग वोट देने योग्य हो जाते हैं, उतना साल में ये तब संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे। तो मैक्स मूलर ने कितने वर्ष में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था? 18 वर्ष में। चलिए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया था? यानी एक बुक थी जो कालिदास, जो हमारे देश के बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े जो है वो विद्वान आदमी थे। उन कालिदास ने एक बुक लिखी थी, उसी का क्या किया था, मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। पद्यानुवाद। पद्यानुवाद का मतलब होता है बाबू कि उनका कविता के रूप में रचना किया था, और गद्यानुवाद रहेगा तो समझिए उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था। तो कविता के रूप में लिखा था, तो कौन सा था? तो मेघदूत था। कौन सा था बाबू? मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। कौन सा होगा बाबू? तो मेघदूत। यानी
कालिदास जो मैक्स मुलर ने जो थे, वो कालिदास की एक रचना थी मेघदूत। मेघ मतलब आकाश, बादल, तो मेघ मतलब बादल। तो कालिदास की जो रचना थी मेघदूत, उसी का उन्होंने जर्मनी भाषा में पद्यानुवाद किया था मैक्स मुलर ने। तो कालिदास का कौन सा रचना था वो? मेघदूत। क्या था? मेघदूत। चलिए, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? दारिश उस समय में सोने को बोला जाता था। तो कब? तो लॉर्ड अति वारेन हेस्टिंग के समय में, यानी सी नंबर। किस गवर्नर जनरल के समय? तो जिस समय सोने से भरा घड़ा मिला था एक, उस समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो कौन थे जिस किस समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो उसमें जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, नृ वंश विद्या का संबंध किससे है? देखिए, वंश जब लग गया तो समझ जाइएगा मानव विज्ञान से, है ना। वंश मतलब क्या होता है? आदमी का वंश होता है, जानवर का कोई वंश नहीं होता, आदमी का वंश होता है। तो समझ जाइएगा इसमें नृ में वंश लगा हुआ था, इसलिए ये कौन सा विज्ञान होगा? मानव विज्ञान होगा। कौन सा विज्ञान होगा? मानव विज्ञान होगा। कौन सा विज्ञान होगा? मानव विज्ञान। वंश मतलब मानव का वंश होता है, इसलिए यह मानव विज्ञान होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे मूलर का जो जन्म हुआ था? जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे उसका हुआ था डेसाउ, एक जगह पड़ता है वो जर्मनी में है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। डेसाउ जर्मनी। डेसाउ जिसे सांप डस से डसते हैं ना, और डसने के बाद जहर मिलता है, जो से जहर, जो से जर्मनी। तो डसाउ जर्मनी, डसाउ जर्मनी, डसाउ जर्मनी, है ना। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी। चलिए, प्रथम मानव का अर्थ क्या है? तो प्रथम मानव का अर्थ होता है यहाँ पे प्राचीन मानव। क्या होता है? प्रथम मतलब होता है प्राचीन। क्या हो जाता है? प्रथम मतलब क्या होता है? प्राचीन। बच्चा क्या बात होता है बच्चा? प्राचीन। तो प्रथम मानव का अर्थ है प्राचीन। प्र से प्रथम, प्र से प्राचीन, प्र से प्र से प्राचीन। इसको भूलना नहीं है, इसको जोड़ के रखना है। प्रत्येक प्रथम का मतलब प्राचीन, दोनों प्र से है। प्रथम प्राचीन, प्रथम प्राचीन। चलिए, भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसका? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म में। हमारे यहाँ वैदिक धर्म की परंपरा है, इसलिए याद रखिएगा भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक भूमि, है ना। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था या बोले थे कि ये वेदांतियों का वेदांती है। किसके बारे में? मैक्स मूलर के बारे में, क्योंकि उन्होंने यहाँ के वेदों को पढ़ा था, वेदों के बारे में जाना था। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, क्या कहा था? कि मैक्स मूलर जो है ये वेदांतियों का भी वेदांती है। यानी वेदांतियों का वेदांती किसको कहा था? मैक्स मूलर को। और किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और किसको कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। और मैक्स मूलर कहाँ के थे? जर्मनी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी। सांप का डेस, है ना, डेसाउ जर्मनी। चलिए आगे चलते हैं। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर, क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1823। ये याद रखना है ना। इसका जन्म कब हुआ था मैक्स मुलर का? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था।
कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। वेदांतियों का वेदांतियों वेदांती भी कहा गया है मैक्स मुलर को। और किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। चलिए। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो ये 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। कब आए थे? 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्र के मार्ग से, पहले ये हवाई जहाज नहीं था, जो भी यात्रा करते थे वो समुद्र के द्वारा ही जाते थे। तो ये विलियम जोन्स भारत कब आए? 1783 ईस्वी में। कब पहुंचे भारत? 1783 ईस्वी में। चलिए। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मुलर ने, है ना। हितोपदेश एक हम लोग का ग्रंथ है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया, इसने प्रकाशित। मैक्स मुलर ने क्या किया? हितोपदेश जो है उनका अनुवाद करवाया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में थी और जर्मनी में लोग संस्कृत भाषा नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? इनका अनुवाद करवाया जर्मन भाषा में, ताकि लोग वहां के पढ़ सके और भारत की वैदिक सभ्यता को जान सके कि भारत में कितनी गहराई है, भारत कितना महान देश है। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मूलर ने करवाया था। हितोपदेश का, किसके? यानी जर्मनी के हित के लिए हितोपदेश, जर्मनी के हित के लिए हितोपदेश, हित से हितोपदेश। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? तो ये भाषण है ना। ये मैक्स मुलर के द्वारा एक भाषण दिया गया था, उसी का ये चैप्टर में यहाँ पे ये अंश जो दिया गया है। तो भारत से हम सीखे क्या है? भाषण, क्योंकि मैक्स मुलर ने वहां पे भाषण दिया था, इसलिए यह भाषण का अंश है। तो भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो यह भाषण है बाबू। क्या है? यह भाषण है। प्लेटो और कांट थे महान, क्या? ये दार्शनिक थे। क्या थे? प्लेटो और कांट ये दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे बाबू। क्या थे? महान दार्शनिक, फिलोसफर थे ये। प्लेटो और कांट क्या थे? फिलोसफर थे, महान फिलोसफर थे, है ना, दार्शनिक थे। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांव में, ग्रामीण भारत में। कहता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, क्योंकि गांव में संस्कृति है, सभ्यता है, इंसानियत है। वहां पर लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, शहर में लोग एक दूसरे को नहीं देखते हैं। तो इसलिए बच्चों, महात्मा गांधी जी भी कहे हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो मैक्स मूलर ने भी कहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी मैक्स मुलर ने कहा कि आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप भारत के गांव में जाइए, यानी ग्रामीण भारत में जाइए। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये तमिल जो है वो दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा सबसे प्राचीन भाषा है ना। परिवार क्या है? सबसे अधिक प्राचीन है। कौन सी भाषा? तमिल भाषा। दक्षिण भारत में तमिल भाषा सबसे ज्यादा प्राचीन है। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे? जैसे हम लोग चूहे क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं ना। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में भी होता है ना माउस, उसको बोलते हैं माइस। क्या बोलते हैं? माइस। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस। जैसे माउस मतलब चूहा, तो माउस नहीं, माइस। क्या होगा? माइस। क्या होगा? माइस। चलिए। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा, है ना।
भारत में नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार। कौन सी कथा? नीति कथा। कौन सी कथा? नीति कथा। कौन सी कथा? नीति कथा। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण। कौन सी कथा कारण? नीति कथा कारण। कौन सी कथा कारण? नीति कथा के कारण। चलिए, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो मैक्स मूलर ने कहा है भारत जो है सर्वविध संपदा से, प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश है ना। तो मैक्स मूलर ने किसको, किस देश को कहा है कि सब चीज से संपन्न है, प्राकृतिक हो, सर्वविध संपदा हो, सभी सौंदर्य उसमें वहां मिलेगा। भारत कहाँ पे मिलेगा? भारत में। कहाँ पे मिलेगा? भारत में। तो मैक्स मूलर ने कहा है, भारत को कहा है कि वो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। चलिए, मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा जो है भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। तो मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत की जनजाति है। किस देश की जनजाति है? भारत की जनजाति है। किस देश की जनजाति है? भारत की। जैसे बिरसा मुंडा थे, भागलपुर के थे ना, तो बिरसा मुंडा को, तो वो भी क्या थे? मुंडा जाति के थे, है ना, जनजाति का। तो मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत की। किस देश की? भारत की। प्राच्य का क्या अर्थ है? तो प्राच्य का क्या होता है? पूर्वी। क्या होता है? पूर्वी। प्राच्य का अर्थ क्या है? पूर्वी। इसमें प्राच्य का अर्थ क्या होगा? पूर्वी। ठीक है। संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? तो अग्नि को इग्निस, है ना। संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में क्या बोलते हैं? उसको इग्निस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निस। अग्निस नहीं, इग्निस। हर सही, इग्निस, 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 है ना। तो अग्नि को इग्निस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस रूप में मिलता है। इग्निस, है ना, याद रखना, अग्नि का इग्निस। प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो प्लेटो यूनान से। किस देश से संबंध था? यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से था? यूनान से, यानी वो यूनानी थे। प्लेटो का संबंध किस देश से? यूनान से। किस देश से? यूनान से। चलिए, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, है ना। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। बच्चों याद रखना है, भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। चलिए, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगा था? तो ये लेटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लेटिन भाषा में इनका बहुत ज्यादा पकड़ था। तो ये मैक्स मुलर जो थे, ये बच्चे में ही इतने ज्ञानी हो गए थे लेटिन भाषा के कि ये लेटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। तो कौन सी भाषा में? लेटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लेटिन भाषा में कविता लिखने लगे। बचपन में ही ये लिखने लगे थे। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसको किसने लिखा है? तो इनको लिखा है, कौन लिखा है? इनको लिखा है मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। तो भारत से हम सीखे सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इसका था विलहेल्म। विलहेल्म मूलर। क्या नाम था? विलहेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मूलर। क्या था? विलहेल्म मूलर। क्या था? विलहेल्म मूलर। चलिए, वारेन हेस्टिंग क्या था? तो वो भारत के गवर्नर थे, जब, है ना। वारेन हेस्टिंग क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के वो गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे। चलिए, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक ज्ञान को, पश्चात सभ्यता ज्ञान को, वैदिक। तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल का स्रोत किसे माना है? मूल स्रोत वैदिक
तत्व ज्ञान को, यानी क्या है, भारत के वैदिक तत्व ज्ञान को वो मूल स्रोत माना है। मैक्स मुलर ने मूल स्रोत किसको माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। किसको? वैदिक तत्व ज्ञान को। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? इससे पहले भी पढ़े, 1783 में, है ना। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। कब की थी? 1783 में। चलिए, दारिस क्या है? तो आपको बताए थे, सोने की का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। दारिस क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, यानी सोने का जो पुराना सिक्का है उसी को दारिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दारिस। सोने के प्राचीन कालीन सिक्का को क्या बोला जाता है? दारिस। चलिए, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो ये 3000 वर्ष लंबा है ना। संस्कृत भाषा के साहित्य काल का विस्तार लगभग कितने लंबे काल का है? तो 3000 वर्ष। कितने लंबे काल है? 3000 वर्ष। समझिए कितना बड़ा है, 3000 वर्ष। कितने हजार वर्ष? 3000 वर्ष। शाहनामा का रचना काल किस सदी में हुआ था? तो 10वीं से लेकर 11वीं सदी के बीच में। कब हुआ था शाहनामा का रचना काल? शाहनामा का रचनाकाल कब है? 10वीं से 11वीं सदी। कब है? 10वीं से 11वीं सदी। कब है? 10वीं से 11वीं सदी। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो संस्कृत को। कौन सी भाषा को कहा है? संस्कृत को। मैक्स मुलर ने कहा है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है कौन सी? संस्कृत, यानी विश्व में सबसे पहले संस्कृत बोली गई है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को, है ना। मैक्स मुलर की डेथ कब हुई थी? कब मरे वो? 28 अक्टूबर 1900 को। कब मरे वो? 28 अक्टूबर 1900 को। तो बच्चों, आज का यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बच्चा एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बच्चों, आप हमें हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 9661123890 पर, या इस पर हाई लिख के भेज सकते हैं। हम आपको लिंक भेजेंगे हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लिंक और साथ में पीडीएफ जो देंगे वो आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों, आज का क्लास इतना ही है। हमारा ऐप भी आ चुका है, अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप। आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। उस पर सब कुछ दिया हुआ बिल्कुल फ्री, यानी आपको वहाँ पर टेस्ट देना है। टेस्ट दे दीजिएगा तो आपको लगेगा कि आप कितना मार्क्स ले ला सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो आप जाकर के वहाँ पर टेस्ट दे दीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। लेता हूँ अगली क्लास तक के लिए विदा। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।